हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो हम लोग नए क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए, चाहे वह एसएससी हो, बैंक हो, होटल मैनेजमेंट हो, क्लैट हो, उसको देखते हुए इन डिटेल्स जो है कि चैप्टर वाइज जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से हो गया है कि आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है अंडरलाइन करके एक वर्ड को, बतलाइए कि ये कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा है कि कॉमन एरर के रूप में या फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में जो क्वेश्चन करता है वह एडवर्ब चैप्टर के इन्वर्सन टॉपिक से बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग एडवर्ब का जो है कि इन्वर्सन का हम लोग जानकारी लेंगे, जो कि क्लास 4 नंबर है। 3 पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप लोग जो लोग नहीं देखे होंगे, जो नए होंगे, आप लोग उसको देख लेंगे, तब ये बात समझ में आपको आएगी। ओके, तो हम लोग देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इन्वर्सन। तो इन्वर्सन है क्या, ये आपको जानना है। इन्वर्सन है क्या कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला देना। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं आप लोग कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब को लगा देते हैं। यदि ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब को लगाते हैं, अगर मेन वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले और मेन वर्ब बाद में आता है। नहीं, तो ये एक्चुअली इन्वर्सन जो होता है वह इंट्रोगेटिव नहीं होता है, वह सेंटेंस के जो वर्ब के एक्शन पर जो जोड़ दिया जाता है, तो एम्फेसाइज करने के लिए इन्वर्सन का प्रयोग होता है। तो इन्वर्सन एक्चुअली होता क्या है यह जानिए कि पुटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्सन। पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्सन, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब को लाना, वही क्या कहलाता है, इन्वर्सन कहलाता है। इंट्रोगेटिव में और इन्वर्सन में अंतर है, इस चीज को जरूर समझिएगा। अब देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि वर्ब क्रिया को सब्जेक्ट यानी कर्ता के पहले प्रयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, इन्वर्सन कहा जाता है। यानी इन्वर्सन मीन्स क्या है, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। लेकिन किस वर्ब को रखना है, तो यह देखिए, इन्वर्सन का प्रयोग कब होता है यह भी आपको जानना है। तो जब वाक्य के प्रारंभ में कोई सर्टेन एडवर्ब्स हैं या एडवर्बियल फ्रेजेज हैं, जब वाक्य के प्रारंभ में आ जाते हैं, तो वहां आपको इन्वर्सन रूल को फॉलो करना होता है। अदरवाइज वह वाक्य की संरचना गलत हो जाती है और आपका वाक्य ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। तो देखिए, इन्वर्सन का प्रयोग कुछ एडवर्ब्स, सभी नहीं, कुछ एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेज यानी एडवर्ब फ्रेजेज के साथ जोर डालने के लिए, यानी एम्फेसाइज करने के लिए वाक्य के आरंभ में किया जाता है, यानी वाक्य के शुरू में किया जाता है। पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं कि ही कम्स हियर, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि डज ही कम हियर, तो ये तो आपका इंट्रोगेटिव हो गया। नहीं, यह क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया इसका। लेकिन यह इंट्रोगेटिव नहीं होता है, यह जोर डालने के लिए इसका प्रयोग होता है। वह भी हम लोग कब करेंगे, जब सर्टेन एडवर्ब्स वाक्य के प्रारंभ में आ जाएंगे तब ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रयोग होगा। तो देखिए, तो वाक्य आरंभ में किया जाता है। अब देखिए एक सेंटेंस, हार्डली एक एडवर्ब है, तो हार्डली डज शी कम टू मी, यह मुश्किल से मेरे पास आती है। अगर हम इसको लिखें कि सी हार्डली, देखिए यहां लिख देते हैं, सी हार्डली कम्स टू मी, ठीक है, वह मुश्किल से मेरे पास आती है, यानी अदा कदा आती है। तो यहां पर जो हार्डली का प्रयोग हुआ, तो यहां तो सब्जेक्ट क्या है, सी है। वाक्य का प्रारंभ किससे हो गया, प्रोनाउन सी से। उसी तरह से नाउन से भी हो सकता है, तो यहां इन्वर्सन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिए हार्डली कहां आ गया है, इस सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गया है, तो यानी कि इन्वर्सन का प्रयोग करना होगा। और इन्वर्सन का प्रयोग करना होगा तो इस कम्स को अगर हम तोड़ेंगे तो डज प्लस कम में टूटेगा, यानी डू डज डिड के बाद क्या होता है, V1 का प्रयोग होता है। ये तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो इस चीज को ध्यान रखिए कि डू डज डिड चाहे किसी तरह का वाक्य हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या कुछ भी हो,
उसके साथ मेन वर्ब का प्रयोग करना होगा तो वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होगा, यानी V1 फॉर्म में ही आएगा। तो देखिए यहां हार्डली से शुरू हो गया है, इसलिए हार्डली डज शी कम टू मी, यह सही है। उसी तरह का एडवर्ब नो सूनर है, तो नो सूनर से जब वाक्य का प्रारंभ हो जाएगा तो वहां भी इन्वर्सन का प्रयोग होगा। जैसे कि यहां देखिए नो सूनर डिड सी गो, लिखा हुआ है ना, नो सूनर डिड सी गो आउट देन सी मेट हर मदर, यानी मुश्किल से वह बाहर गई थी कि उसकी मुलाकात किससे हो गई, उसके मां से हो गई। यानी जैसे ही वह बाहर निकली कि उसकी मुलाकात किससे हो गई, मां से हो गई। अब देखिए यहां लिखा हुआ कि हियर कम्स राम, तो यहां देख रहे हैं कि डायरेक्ट मेन वर्ब ही पहले आ गया। क्या हो गया कि डायरेक्ट मेन वर्ब ही पहले आ गया सब्जेक्ट के पहले। अगर इसी सेंटेंस में अगर हम प्रोनाउन देते तो ध्यान दीजिएगा, तो वहां लिखना पड़ता हियर डज सीता कम। यहां पर क्या है, हियर कम्स राम, तो हियर डज सी कम, तो यहां पर इन्वर्सन हो गया। तो वो आपको आगे बतलाया जाएगा कि यहां पर नाउन है इसलिए मेन वर्ब आ गया, यहां प्रोनाउन है इसलिए यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब टूट गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्सन कहलाएगा। इन्वर्सन क्या होता है ये अभी बतलाया जा रहा है। उसी तरह से जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग एन ओल्ड मैन, यानी गेट के ठीक बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। तो यहां भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों यहां आ गया। यानी कि इन्वर्सन हर एक तरह से होगा, कहां पर किस इन्वर्सन का प्रयोग होगा यह आपको जानना है। यानी कि इन्वर्सन दो प्रकार के हुए, कौन कौन भाई, तो एक कहलाता है पार्शियल इन्वर्सन और दूसरा कहलाता है कंप्लीट या फुल इन्वर्सन। इसको फुल इन्वर्सन भी कहते हैं, कंप्लीट को फुल इन्वर्सन भी कहते हैं। तो पार्शियल इन्वर्सन क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है। ध्यान रखिएगा क्या आएगा, मेन वर्ब, और उसके बाद अदर वर्ड्स रहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल इन्वर्सन, यानी सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद। कंप्लीट या फुल इन्वर्सन किसको कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि मेन वर्ब यदि रहेगा तो वह सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, और यदि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिया हुआ रहेगा तो दोनों सब्जेक्ट के पहले आएगा। यानी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले, इसके बाद दूसरे शब्द रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, कम्स मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट या फुल इन्वर्सन कहेंगे। उसी तरह से जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग, यहां ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ गया, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ये कंप्लीट या फुल इन्वर्सन कहेंगे। तो कहां पर पार्शियल इन्वर्सन का प्रयोग होना चाहिए और कहां पर फुल इन्वर्सन का प्रयोग होना चाहिए, यह भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। ओके, अब तो समझ गए होंगे कि इन्वर्सन है क्या। इन्वर्सन यह दो तरह से होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्सन का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो हम लोग को अब देखना है कि इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे कब। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका यूज कहां पर होगा, यह चीज ध्यान रखिएगा, यूजेज। अब देखिए, जब किसी वाक्य का प्रारंभ यानी वाक्य के शुरू में, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वह एडवर्ब्स आ जाएगा। कौन कौन, देखिए नो सूनर, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, नेवर और रेयरली इत्यादि, यानी इटीसेट्रा लिखा हुआ है, तो इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा इन्वर्सन, पार्शियल इन्वर्सन। यह ध्यान रखिएगा कि कौन सा इन्वर्सन, पार्शियल। तो पार्शियल कौन है, तो पार्शियल इन्वर्सन क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें या तो सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस रहेगा या सिंपल पास्ट में रहेगा। अगर सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो डज सब्जेक्ट प्लस V1 या डू सब्जेक्ट प्लस V1, सिंपल पास्ट में रहेगा तो डिड सब्जेक्ट प्लस V1 आ जाएगा। अगर दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इन एडवर्ब्स अगर ये शुरू में आ जाए, बीच में नहीं, शुरू में, तो वहां पर हम लोग को इन्वर्सन का प्रयोग करना होगा। अब देखिए यहां लिखा हुआ है
कि नो सुनर हैड द टीचर कम, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब यहां है, मेन वर्ब यहां है, देन द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट, यानी जो ही शिक्षक आए विद्यार्थी क्या हो गए, शांत हो गए। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में, नो सुनर द टीचर हैड कम देन द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट। अब यहां पर क्या है कि नो सुनर से तो वाक्य की शुरुआत है, लेकिन सब्जेक्ट पहले आ गया है और ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बाद में आ गया है, इसलिए यह वाक्य क्या है आपका, गलत है। ठीक है, अब देखिए, नो सुनर डिड द टीचर कम देन द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट, तो यहां पर डिड का प्रयोग हुआ है, सिंपल पास्ट में है, और यहां पर V1 हो गया, यानी यह सेंटेंस सही है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को देखिए कि नो सुनर द टीचर केम, यहां V2 है, यह क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट में सेंटेंस है, देन द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट, तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब बाद में आ गया, इसलिए यह वाक्य क्या है, गलत है। यहां देखिए पास्ट परफेक्ट, इसी नो सुनर में यहां देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ और यहां पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हुआ, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, नो सुनर वाले वाक्य में यानी जहां ज्यों ही त्यों ही का मीनिंग निकलता है, तो उस वाक्य को हम लोग या तो सिंपल पास्ट में रखते हैं या पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। कब, यदि पास्ट टाइम की घटना घटित हुई हो तब। तो पास्ट टाइम को डिनोट करने के लिए नो सुनर वाला क्लाउज जो है या तो पास्ट परफेक्ट में रख सकते हैं या सिंपल पास्ट में, दोनों ही सही है। लेकिन दूसरा जो क्लाउज होगा जो देन के बाद आएगा वह हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। किसमें होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। यह टाइम एंड टेंस से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, देखिए इसमें तीन चीज आप सीख रहे हैं। एक तो ध्यान देना है कि नो सुनर के बाद देन का ही प्रयोग होगा, देन व्हेन का प्रयोग नहीं होता है। यदि आप देन के जगह अगर आप लिख देते हैं THEN, अक्सर ये एग्जाम में पूछता भी है, ध्यान रखिएगा, व्हेन या कोई भी दूसरा कंजक्शन रहे तो वह गलत होगा। जब भी नो सुनर के साथ क्या होगा, तो देन होगा। तो एक चीज इस पर भी ध्यान रखना है। देखिए इसे और क्या सीख रहे हैं कि यहाँ पास्ट नो सुनर वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट में हो सकता है और सिंपल पास्ट में भी हो सकता है। इन्वर्सन कब होगा, जब वाक्य प्रारंभ में ये एडवर्ब आ जाएगा तब। तो ये सारे एडवर्ब्स को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेवर का प्रयोग हुआ है, नेवर डू दे कम हियर, वे कभी नहीं यहां आते हैं। नेवर दे केम हियर, तो देखिए केम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग ऊपर में किए हुए हैं। तो यह वाक्य तो आपका सही है क्योंकि इन्वर्सन हुआ है और वाक्य प्रारंभ में नेवर आया है। और यहां यह वाक्य गलत है क्योंकि यहां सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आ गया है। उसी तरह से देखिए इसमें सेल्डम है, यदा कदा, तो सेल्डम हैड आई सीन हर या सेल्डम आई हैड सीन हर, माने शायद ही मैंने उसे देखा था या मिला था, शायद ही मैं उसे मिला था। तो इसका मीनिंग यह हुआ। तो यहां पर देखिए सेल्डम वाक्य प्रारंभ में है, इसलिए यहां पर इन्वर्सन है, यह सही है और यह गलत है। तो ध्यान देना है, अगर इसको अगर हम कर दें कि आई हैड सेल्डम सीन हर, अगर उस सेंटेंस को हम इस तरह से लिख देते हैं तो फिर यह वाक्य सही है। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां इन्वर्सन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट पहले आ गया है और सेल्डम जो एडवर्ब है कहां है, बीच में चला गया है, नहीं, यानी मेन वर्ब के पहले आया है। यह भी ध्यान, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो इन्वर्सन पढ़ा रहा है कि सेल्डम का प्रयोग होना कहां चाहिए। तो यह नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसलिए यह वाक्य सही है। लेकिन यहां सेल्डम का प्रयोग कहां हुआ है, वाक्य प्रारंभ में, इसलिए इन्वर्सन का प्रयोग करना जरूरी है। अगर इन्वर्सन नहीं करते हैं तो वहां पर वह वाक्य गलत हो जाएगा। ओके, इस रूल को समझ गए होंगे। तो इस एडवर्ब से यदि वाक्य प्रारंभ होगा तो हम लोग वहां पर पार्शियल इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए जब किसी वाक्य का प्रारंभ यानी वाक्य के शुरू में कौन है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, ओनली यस्टरडे, ओनली देन, ओनली लास्ट ईयर, यानी ओनली शब्द के बाद यहां टाइम आ गया है। ध्यान दीजिएगा क्या आ गया है, टाइम।
ठीक है, यानी वाक्य प्रारंभ ओनली से हो जाए और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे। दूसरा क्या है देखिए, इन नो वे, अंडर नो सर्कमस्टांसेज, राउंड द कॉर्नर, अंडर द ट्री, इन द वैली, आउटसाइड द गेट, टू सच एन एक्सप्रेशन, इस तरह से हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर प्रीपोजिशन है इन, अंडर, अंडर यहां पर है, यहां इन है, यहां आउटसाइड द गेट, ये सब एडवर्बियल एक्सप्रेशन बनते हैं। इसे क्या बनते हैं? एडवर्बियल या एक्सप्रेशन कहलाता है। इसको एडवर्बियल हम लोग फ्रेजेज भी कह सकते हैं। तो जब वाक्य प्रारंभ में यह आ जाएगा तो वहां भी आपको इन्वर्सन का प्रयोग करना होगा, वही पार्शियल इन्वर्सन। किसका प्रयोग करना होगा? पार्शियल इन्वर्सन का। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ओनली यस्टरडे ही गॉट द जॉब, कल ही वह नौकरी पाया, तो यह गलत है। ओनली यस्टरडे डिड ही गेट द जॉब, देखिए यह इन्वर्सन हो गया, तो यह वाक्य सही है। अंडर ए ट्री एन ओल्ड फार्मर वाज लाइंग, तो यहां पर वाज लाइंग बाद में चला गया, यानी वाक्य अंत में सब्जेक्ट के बाद, इसलिए यह वाक्य गलत है। अंडर ए ट्री वाज लाइंग एन ओल्ड फार्मर, यह वाक्य सही है, क्योंकि अंडर ए ट्री जो है कि यहाँ एडवर्बियल एक्सप्रेशन का काम कर रहा है। तो ये सब फ्रेजेज को याद रखेंगे, क्योंकि ये सब फ्रेजेज से रिलेटेड प्रश्न ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि ये सब एडवर्बियल एक्सप्रेशन से जब वाक्य शुरू होगा तो वहां हमको क्या, इन्वर्सन का प्रयोग करना होगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, प्रेजेंट तथा पास्ट टाइम के अनफुलफिल्ड कंडीशन को बतलाने वाले क्लाउज में इफ का प्रयोग नहीं होता है तो इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि तुम यहां आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता, नहीं, या यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे यहां नहीं बुलाया होता। तो ये सब क्या है? अनरियल पास्ट कंडीशन है। तो प्रेजेंट और पास्ट के अनरियल कंडीशनल क्लाउज पर एक मेरा वीडियो ही है, उसको आप लोग देख लेंगे तो कंडीशनल क्लाउज समझ में आ जाएगा। ऐसे टाइम एंड टेंस का यह टॉपिक है। तो देखिए, जैसे लिखते हैं ना, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो उसे यहां नहीं बुलाता, आगे रिजल्ट क्लाउज है। तो वैसी स्थिति में जो इफ आई वर है, तो इसको हम लोग इन्वर्सन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर आई, अगर इफ आई हैड प्लस V3 रहता तो यहां पर हैड आई हो जाएगा। जैसे यदि तुम अंग्रेजी पढ़े होते तो नौकरी पा लिए होते, यदि तुम अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़े होते तो तुम नौकरी पा लिए होते। तो यह क्या है? अनरियल पास्ट कंडीशन है। तो तुम न अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़े ना तुमको नौकरी मिली नहीं, तो ये अनफुलफिल्ड रह गया। तो इसी को कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। उसको सेंटेंस में जरा देख लो कैसे होगा कि इफ यू हैड स्टडीड इंग्लिश वेल, तो के लिए कॉमा दे देते हैं, यू वुड हैव गॉट ए जॉब। यदि तुम अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़े होते तो तुम्हें नौकरी मिल गई होती। तो क्या बतलाया जा रहा है यहां पर कि प्रेजेंट तथा पास्ट टाइम के अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या है? यही है ना? अनफुलफिल्ड कंडीशन कौन है? यदि तुम अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़े होते नहीं, तो यहां पर इन्वर्सन का प्रयोग होता है। तो इन्वर्सन का प्रयोग कब होगा? कि जब इफ का प्रयोग नहीं रहेगा। यानी इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, ध्यान रखिएगा, ये नो इंप्रूवमेंट कॉमन एरर में बहुत पूछा जाता है। तो इफ यू हैड के जगह हम लोग लिख सकते थे हैड यू, बाकी सब यही रहेगा, हैड यू स्टडीड इंग्लिश वेल यू वुड हैव गॉट ए जॉब। तो यदि का मीनिंग वहां निकल जाएगा इन्वर्सन होने से। तो कहने का मतलब है कि इफ आई वर के जगह वर आई, इफ आई हैड के जगह हैड आई, हैड प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मीनिंग वही देगा जो आपका इफ लगा करके देगा। अब देखिए सेंटेंस यहां, इफ सॉ वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई टू मी,
यदि वह पक्षी होती तो मेरे पास उड़कर आ गई होती। यह तो सही है क्योंकि यहां इफ लगा हुआ है। अगर इसी सेंटेंस को हम इन्वर्सन का प्रयोग करके करेंगे तो वर सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई टू मी, यह भी सही है क्योंकि इन्वर्सन हुआ है। अब देखिए, इफ वर सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई टू मी, यह गलत है। गलत क्यों है कि इफ भी लग गया और इन्वर्सन भी हो गया, इसलिए गलत है। या तो इफ लगा के यूज कीजिए, नहीं तो फिर इन्वर्सन अगर करेंगे तो वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला देना है। ओके, उसी तरह से यहां देखिए, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यदि मेरे पास वह आया होता तो मैं उसे उसकी मदद की होती। लेकिन ना वह मेरे पास आया ना मैंने उसकी मदद की, नहीं, तभी ना अनरियल हुआ। क्या बोलो? हाँ बोलो श्वेता, समझ में आ रहा है? हाँ मनोरंजन, समझ में आ रहा है ना? चलो तो देखो, तो इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यह सही है। अब यहां देखिए इन्वर्सन हो गया, इफ ही हैड कम के जगह क्या होगा? हैड ही कम। तो यहां पर क्या हो गया? इन्वर्सन हो गया। तो यह भी वाक्य सही है, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यदि वह मेरे, इसका भी मीनिंग वही होगा जो इस वाक्य का मीनिंग हो रहा है। इफ हैड ही कम टू मी आई वुड, यहां देखिए इफ भी लग गया और इन्वर्सन भी हो गया, इसलिए यह गलत है। तो कहां पर? प्रेजेंट और पास्ट टाइम के अनफुलफिल्ड कंडीशन को बतलाने वाले क्लाउज में, जब इफ का प्रयोग नहीं होता है तब इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा। इज इट क्लियर? समझ गए होंगे, आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। यदि वाक्य हियर, देयर, अवे, इनडोर्स, आउटडोर्स, आउट, अप, इटीसेट्रा से प्रारंभ होता हो तो इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर देखिए, यहां पर फुल इन्वर्सन होता है। यहां पर क्या होता है? फुल इन्वर्सन होता है। फुल यानी कंप्लीट। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होगा? फुल इन्वर्सन होगा, पार्शियल इन्वर्सन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देयर वेंट रश्मि, यह सही है। अवे गोज मोनिका, यह भी सही है। अवे गोज मोनिका, यह भी सही है सेंटेंस। तो मोनिका के पहले क्या आ गया? गोज आ गया। लेकिन आपको ध्यान देना है कि मोनिका जो है प्रॉपर नाउन है। अगर उस प्रॉपर नाउन के जगह कोई दूसरा प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? वही पार्शियल इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे। तब वैसी स्थिति में पार्शियल इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, अवे सी वेंट, देयर सी गोज, तो क्या लिखा हुआ है? ऊपर दिए गए शब्दों के बाद सब्जेक्ट के रूप में नाउन की जगह अगर प्रोनाउन हो तो वर्ब उस सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। यानी वर्ब कहां चला जाएगा? इस सब्जेक्ट के बाद। अवे सी वेंट, देयर सी गोज। तो प्रोनाउन और नाउन सब्जेक्ट पर आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है ये। यदि कोई वाक्य सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से शुरू हो तो इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। तो सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर क्या हो? एडवर्ब ऑफ मैनर हो। आपको सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किए थे, उसको देख लीजिएगा क्या है। जनरली होता क्या है कि जब एडजेक्टिव में हम एल वाई लगा करके जो एडवर्ब बनाते हैं वह क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। वह तरीका बतलाता है, क्रिया होने की तरीका को बतलाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर आप लोग देख लेंगे। हाँ, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया गया है, देख लेंगे। ऐसे एडवर्ब को जानकारी रखनी है तो सारे वीडियो को माइन्यूटली आपको देखना होगा, अटेंटिव होकर के। चलिए उसके बाद देखिए, so well did they play that everyone admired
देम, यहां दे है तो देम होगा, THEM है, ठीक है, देम होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सो वेल डिड, देखिए सो वेल, तो वेल भी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर ही, उसमें एल वाई नहीं लगा हुआ है, तो सारे एडवर्ब में एल वाई नहीं लगता है, कुछ जैसे हार्ड है, वेल है, इस सब में एल वाई का प्रयोग नहीं होता है, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सो वेल डिड दे प्ले दैट एवरीवन एडमायर्ड देम, इतने अच्छी तरह से वे लोग खेले कि प्रत्येक आदमी उस लोगों की क्या किया, प्रशंसा किया। सो रूडली डिड ही बिहेव दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्ड हिम, माने इतने रूडली वह व्यवहार किया कि प्रत्येक व्यक्ति क्या किया, उसको नापसंद किया, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो यहां देख रहे हैं ना कि सो रूडली, तो सो रूडली यानी सो, यही सो हो गया जो आपको यहां पर बतलाया गया था, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ध्यान रखना है कि सो के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आया हो और वाक्य के प्रारंभ में हो, वाक्य शुरू में हो, शुरुआत में हो, तो वहां भी हम लोग को इन्वर्सन का प्रयोग करना होगा, अन्यथा वह वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ गए इसको, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखते हैं क्या है कि नॉट ओनली तथा बट ऑल्सो से जब दो वर्ब्स को जोड़ा जाता है और नॉट ओनली से वाक्य शुरू हो तो नॉट ओनली के साथ इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत, मैंने सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, इससे वर्ब से रिलेटेड भी प्रश्न दिया जाता है, इन्वर्सन के साथ साथ वर्ब से रिलेटेड भी प्रश्न दिया जाता है, तो इन सबको पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ एडवर्ब ही पढ़ रहे, इसमें टेंस भी आप देख रहे हैं। अब देखिए नॉट ओनली पायल रीड बट ऑल्सो रोट, केवल पायल लिखती ही नहीं है बल्कि पढ़ती ही नहीं है बल्कि लिखती, रेड और रोट लिखा हुआ है पास्ट टेंस है, तो रीड नहीं पढ़ के इसको रेड पढ़ेंगे। न केवल पायल पढ़ती ही थी बल्कि लिखती भी थी, माने पढ़ने के अलावा लिखती भी थी। तो अब यह वाक्य क्यों गलत हो गया भाई, तो नॉट ओनली यहां शुरू में है और यहां पर जोड़ा किसको जा रहा है, रीड और रोट को, रेड और रोट को, तो यानी दो वर्ब को जोड़ा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि जब दो वर्ब्स को जोड़ा जाए, इससे नाउन प्रोनाउन को नहीं, दो वर्ब्स को जब जोड़ा जाए तो वहां पर इन्वर्सन का प्रयोग होगा। तो इसको इन्वर्सन करेंगे रेड को V2 को, तो क्या होगा, डिड प्लस V1। तो देखिए नॉट ओनली डिड पायल, अब यहां रीड इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रीड, यहां पर क्या पढ़ रहे थे, रेड, अच्छा यहां पर है नॉट ओनली डिड पायल रेड बट ऑल्सो रोट, अब यह सही हो गया, नॉट ओनली डिड पायल रेड बट सी ऑल्सो रोट, यह भी सही है, यह गलत नहीं है। नॉट ओनली दे लॉस्ट देयर गुड्स बट दे ऑल्सो लॉस्ट देयर पेशेंस, केवल उन लोगों ने अपना सामान ही नहीं खोया बल्कि अपना धैर्य भी खो दिया, सामान तो गया है, पेशेंस भी चला गया। तो दो वर्ब को जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया, क्योंकि नॉट ओनली वाक्य प्रारंभ में आ गया है। तो देखिए नॉट ओनली डिड, लॉस्ट V2 है, तो नॉट ओनली डिड दे लूज बट दे ऑल्सो लॉस्ट देयर पेशेंस, यह वाक्य सही हो गया। मोनू नॉट ओनली केम बट ऑल्सो स्टेड हियर, यह सही है। नॉट ओनली के बाद वर्ब आ गया, बट ऑल्सो के बाद वर्ब आ गया। यहां पर क्या था कि यहां पर नॉट ओनली के साथ क्या आ गया था, पायल, सब्जेक्ट आ गया था, इसलिए गलत हो गया था। दो वर्ब को जोड़ा जा रहा था और यहां पर सब्जेक्ट आ गया था, इसलिए गलत हो गया था। और यहां तो देखिए दोनों वर्ब को जोड़ा गया है कि मोनू नॉट ओनली केम बट ऑल्सो स्टेड, ये दोनों को जोड़ रहा है। तो ये सीक्वेंस को भी आपको ध्यान में रखना है कि किन दो शब्दों को जोड़ने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हुआ है। इसको हम लोग डिटेल्स में कंजक्शन में भी पढ़ेंगे। नॉट ओनली डिड ही कम बट ऑल्सो स्टेड हियर, नॉट ओनली डिड ही कम बट ऑल्सो स्टेड हियर, तो यह भी सही है सेंटेंस, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, देखिए नॉट ओनली शुरू हो गया, यहां पर हम लोग क्या किए, इसको यहां ला दिए, नॉट ओनली केम बट ऑल्सो स्टेड, यह वाला वाक्य सही नहीं जी, ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है
कि यहाँ पर जोड़ा जा रहा है केम को और स्टेट को, तो नॉट ओनली के पहले क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए, इसलिए यह गलत है। अब देखो, कभी कभी कन्वर्सेशनल इंग्लिश में जब बातचीत हम लोग करते हैं तो नाइदर, नॉर, सो के साथ छोटे छोटे वाक्यों को प्रारंभ में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिस परिस्थिति की चर्चा पहले हो चुकी होती है तो दूसरी परिस्थिति भी उसी प्रकार की है, ऐसे वाक्यों में इन्वर्सन का प्रयोग करते हैं। वो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दे वेंट देयर सो डिड आई, वे लोग वहां गए और मैं भी वहां गया। अब देखिए, यहां पर सो डिड आई का अर्थ हो गया कि आई वेंट देयर टू, मैं भी वहां गया। तो ये जो छोटा छोटा जो क्लाउज यहां पर बनता है, तो यहां भी हम लोग इन्वर्सन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से शी डिड नॉट गो देयर, नाइदर डिड हर सिस्टर, न वहां गई न उसके, देखिए नाइदर डिड हर सिस्टर, न वह वहां गई और न ही उसकी बहन वहां गई। उसी तरह से शी डिड नॉट टीच देम नॉट डिड आई, उसने भी उन लोगों को नहीं पढ़ाया और मैंने भी नहीं पढ़ाया। तो ये जो छोटे छोटे जो क्लाउज देख रहे हैं, यहां पर हम लोग इन्वर्सन का प्रयोग करते हैं। फिर एक सेंटेंस देखिए, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, सो इज रोशन। तो क्या है कि प्रत्येक आदमी जो है कि ड्रिंकिंग का आदी हो गया है, उसी तरह से रोशन भी है, यानी रोशन भी उसी तरह से करता है। आई डोंट लाइक सच बुक्स नॉर डज ही, मैं इस तरह की किताबों को पसंद नहीं करता हूं और न ही वही। शी टॉट देम सो डिड आई, उसने उन लोगों को पढ़ाया और मैंने भी पढ़ाया। तो ये जो छोटा छोटा जो क्लाउज देख रहे हैं आप, ये बोलचाल की भाषा में, स्पोकन में ज्यादा यूज होता है। तो देखिए, ये सब जो बाद में जो लास्ट में जो आता है, वहां पर हम लोग इन्वर्सन का प्रयोग करते हैं। देखिए, सब जगह इन्वर्सन है, यहां भी है। तो इस तरह से अगर ये नहीं भी समझ में आई हुई हो तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बुक जो है उसका भी अवलोकन करें, क्योंकि उसी का एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर कोई वाक्य प्रारंभ में टू सच आ जाए तो वहां भी इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे। टू सच कैसे आएगा? तो देखिए, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ डिग्री, टू सच एन एक्सटेंट, इस तरह से रहेगा। अब देखिए, टू सच अ डिग्री दे मेड ए नॉइज दैट पीपुल रिब्यूक्ड देम, माने इतना हद तक उन लोगों ने हल्ला किया कि लोग क्या किए, उन लोगों को रिब्यूक किए, गाली दिए, बोले। इसलिए यह वाक्य गलत है, क्योंकि टू सच अ डिग्री से शुरू है, तो टू सच अ डिग्री यहां डिड दे मेक, देखिए दे मेड के जगह क्या हो गया, डिड दे मेक इन्वर्सन हो गया, इसलिए यह वाक्य सही हो गया। उसी तरह से टू सच एन एक्सटेंट ही हैज कंपोज्ड अ पोएम, टू सच एन एक्सटेंट माने यहां तक उसने कंपोज की है पोएम। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि टू सच से शुरू है, तो यहां भी ही हैज कंपोज्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज को हम लोग सब्जेक्ट के पहले ला दिए। टू सच एन एक्सटेंट हैज ही कंपोज्ड अ पोएम। अब तो उम्मीद करते हैं कि आप ये लोग समझ गए होंगे। तो शुरू का जो 3-4 पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसको आप लोग अच्छे से मनन करें और इस पर प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, हम तो प्रैक्टिस कराएंगे ही। आप भी जो बुक बतलाए हैं उस बुक को लेकर भी उसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस सेट्स है, 400-500 क्वेश्चन है, आप उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, चलिए खत्म। तो इन्वर्सन इतना ही है, इन्वर्सन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही है, बस इतने को ध्यान में, वो भी खास करके शुरू का जो 3 रूल बतलाया गया उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो एडवर्ब्स वाक्य प्रारंभ में आएंगे उस सब एडवर्ब्स को ध्यान में रखना है, किस टेंस का प्रयोग होगा यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए मेहनत करते रहिए, और मेहनत करेंगे तो मंजिल आपको हासिल होगी ही। चाहे आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, सेंट्रल एक्साइज में जाना चाहते हो, यानी एसएससी के थ्रू कोई भी जॉब, चाहे मैट्रिक लेवल हो, ग्रेजुएट लेवल हो, एमटीएस हो, सब में इंग्लिश है। अब ये नहीं है कि सिलेबस ये है और वो है, आपको पढ़ना सब चीज है।
और इन डिटेल जानकारी नहीं रहेगी, सिर्फ प्रैक्टिस से तुक्का मार के काम चला लेंगे, तो हो सकता है कि आप फंस जाए कहीं ना कहीं। तो इन डिटेल जानकारी रहेगी और तब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर किसी तरह की कोई दिक्कत किसी भी एग्जाम में आपको आने की नहीं है, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। केवल प्रश्न पूछने के तरीके अलग होते हैं। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया घर, तो बोली, क्या बोली चिड़िया, कि हर तिनका उठाना पड़ता है। हर तिनका उठाना पड़ता है मतलब कि हर एक छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। हम लोग देखते हैं कि आजकल स्टूडेंट सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते हैं बिना नॉलेज का, तो उससे क्या हो जाएगा, है ना। तो पहले थॉरोली पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए ना किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ये नहीं कि आज एमटीएस की तैयारी में लगे हैं, कल सीजीएल की तैयारी में लगे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल टुडे। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।